सबसे पहले आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, यहाँ आने का शुक्रिया। और ये जो ये वाला सेशन है काफ़ी वक्त के बाद हम शुरू कर रहे हैं। मैं हमेशा इमरान से कहता हूँ कि जब हम शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई नहीं आएगा या लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब हम एंड करते हैं तो फिर हमें बहुत खुशी होती है कि जी हमारी तवक्कुआत से बढ़ के लोग यहाँ पे आते हैं। एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू कि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि हम अगला कोई बुक कवर करें, बुक रिव्यू करें। तो बहरहाल जो आज की किताब है, आप सब ने पोस्टर देख लिया होगा, इट्स पिलग्रिम्स। और ये शायद पहला हमारा बुक रिव्यू सेशन है जिसमें साहिब किताब या ऑथर भी खुद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। किताब की रिव्यू के मुतल्लिक मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अक्सर याद आते हैं। वो कहते हैं कि ये बेहतर है कि ऑथर अपनी किताब का ख़ुद रिव्यू करे, इसलिए कि दूसरे जब रिव्यू करते हैं तो झूठ बोलने से बच जाते हैं। उसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में अक्सर लोग या तो किताब पढ़ते नहीं हैं या उस वक्त पढ़ते हैं जब उनको ये ख़दशा हो कि उनकी किताब किसी ने चोरी कर ली है। तो बहरहाल ये इस सेशन के ऊपर सादिक यूँ नहीं आता कि ये किताब मैंने कवर टू कवर पढ़ी है, और इस बेसिस पे ही और इतनी मैं और आसिफ काफ़ी इत्तेफाक से, मैं और आसिफ एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम करते हैं, तो हमने काफ़ी टाइम से ये प्लान किया हुआ था, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगा पढ़ने में। एंड जब ख़त्म हो गई, जब मैंने किताब ख़त्म की तो आज हम ये सेशन कर रहे हैं। बहरहाल जो किताब के मुतालिक एक दो चीज़ें मैं जनरली ये बताऊं कि 20th सेंचुरी का जो सबसे मशहूर क्रिटिकली अक्लेम नावल है उसका नाम है यूलिसिस। अगर आप लोग जो फिक्शन में इंटरेस्टेड हैं, यूलिसिस इज़ रिटन बाय जेम्स जॉयस 1902 में के एक दिन के ऊपर 18 घंटों के ऊपर ये पूरी नावल 18 घंटे में ख़त्म हो जाती है। उस नावल का जो एक हॉलमार्क है या ख़ास बात है वो ये है कि वो एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है। तो अक्सर ये है कि जो आम लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी, उनके मुतल्लिक जानना, उनके मुतल्लिक पढ़ना लोग शायद उनको अच्छा लगता है। तो ये जो मौजूदा किताब है ये भी ऐसी ही मेरी नज़र में है। इसके ऊपर बहुत सारे थीम्स हैं। 3-4 मौज़ूआत के ऊपर आसिफ मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा कि इंस्पिरेशन के मुतल्लिक, इसकी सेटिंग के मुतल्लिक, और इसमें सिम्बोलिज़म है, राइटिंग स्टाइल के मुतल्लिक, और फिर जो रीडर्स का रिएक्शन था, और लास्ट में हमारे साथ जेन ज़ी के लोग भी यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ टेलर मेड मेरे क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि ये जो किताब है इसकी इंस्पिरेशन आपको लिखने की आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? सर मेरा ख्याल है कि कहा जाता है कि आपकी जो पहली किताब होती है इट्स ऑलवेज पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल। इंस्पिरेशन इसकी ये थी, हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देयर वाजंट अ प्लान टू राइट अ नावल पर से। वो प्रोग्राम नहीं था कि मैं नावल लिखूँगा, लेकिन एक दिमाग में चीज़ भी थी बिकॉज आई बीन राइटिंग फॉर अ वाइल। नावल ये मेरा पहला है लेकिन मैं इससे पहले लिखता रहा हूँ। तो एक चीज़ थी जहन में कि व्हेन आई राइट अ नावल इट विल बी इन अ सर्टन वे। आई वॉज वेरी क्लियर दैट ये पाकिस्तान, इट विल बी अ वेरी पाकिस्तानी बुक, जिस तरह से आई थिंक ये है। थोड़ा सा शायद हम लोग ये करते हैं जब अंग्रेज़ी में हम लिखते हैं तो हम फ़ॉरेन लैंग्वेज अडॉप्ट करने के साथ साथ शायद हम एक सेंसिबिलिटी भी फ़ॉरेन शायद हम अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरा व्यू इस पे ये है। सो द इंग्लिश बुक्स आई हैव रेड रिटन बाय पाकिस्तानी राइटर्स मोस्टली दे डू नॉट टेल आवर स्टोरीज द वे दे शुड बी। इट्स नॉट दैट कि हमारी स्टोरीज वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मे बी दे आर नॉट द स्टोरीज ऑफ द मैसेज। में भी एक स्पेसिफिक शायद तबके की बात की हो, स्पेसिफिक थीम्स को शायद ज़्यादा उनमें उजागर किया जाता है। सो आई वांटेड टू राइट अ स्टोरी विच इज़ वेरियस, विच इज़ वेरी फॉर द मैसेज। उसको लेके जैसे शहर में शहर जो हैं इस किताब में दे आर ऑल्सो कैरेक्टर्स ऑफ द बुक, जिस तरह से जोग्राफी के बारे में लिखा गया। सो सर इंस्पिरेशन शायद ये थी बिकॉज आई एम लकी टू से दैट आई एम एक्सटेंसिवली ट्रेवल्ड इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। उस चीज़ को लेके आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड टू बी इंस्पायर्ड बाय द स्टोरीज़ जो हम आसपास देखते हैं, लेकिन शायद उनको
पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिनसे हम शायद वी नो ऑल दी स्टोरी सर, जैसे हमारी पहली भी इस पे बात हो रही थी, इसमें सारी कहानियाँ इस तरह की हैं कि आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन एट अ सर्टन लेवल रिलेट टू दैम, शायद रिलेट नहीं तो एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड देम टू अ सर्टन एक्सटेंट। उसके साथ जो बाकी हमारी जो इसमें जैसे आपने सिम्बॉलिज्म की बात की, जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ की बात है, जो हमारी जोग्राफी की बात है, जो हमारी हिस्ट्री की बात है, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर और आई थिंक दैट कल्मिनेटेड इन द बुक। तो इंस्पिरेशन सर, आई थिंक देयर इज़ वन वे टू आंसर दैट और आई थिंक दैट इज़ द वे आई विल गो बाय, क्योंकि आई डू नॉट हैव एन आंसर टू दैट कि एक खास हुआ और वो दैट इंस्पायर्ड मी। आई थिंक दिस इज़ हाउ इट came together. It came together. Okay. So tell us about the name itself. Why Pilgrims? The Pilgrims actually was a working title of the book. जब मैंने लिखनी शुरू की थी तब मेरे पास कोई टाइटल as such था नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जब लिखनी शुरू की थी I wasn't sure कि मेरे पास एक full fledged किताब होगी by the end of it. मैंने सिर्फ शुरू किया था लिखना कि मैं देखूं कि जो मेरे जहन में आइडियाज़ हैं उनको अगर मैं पेपर पे पुट करना शुरू करूं तो वो किस तरह से, how will this sound, that was the exercise. तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लैपटॉप खोल के I just wrote a title, The Pilgrims. But when I finished the book, तो फिर मुझे लगा कि it's a very fitting title, क्योंकि उसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी ना किसी तरह की pilgrimage पे ही हैं, तो फिर I thought it just fit naturally. And some people I think describe life itself as a pilgrimage. जी a journey. बिल्कुल. Then you go, you encounter problems, but you also enjoy the journey of life. You know, it's sometimes comfortable, it sometimes gives you hardships, it you know, it brings lot of challenges. So from pilgrims to the characters themselves, कि जो आपने एक characterization की है, 4 लोग हैं, 5 लोग आखिर में जो किरदार आते हैं, तो उनका जो किरदार है उनके बारे में बताएं कि how and why did you choose the character you choose, and did you steer their life through all the novel, or was it, you know, they that inspired you to, you know, chalk out a particular narration or narrative for them? सर जब स्टार्ट किया मैंने लिखना है इसको, तो जो कैरेक्टर, आई हैव नॉट बीन आस्क्ड दैट बिफोर, सो आई एम थिंकिंग दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैंने स्टार्ट किया इसको लिखना तो आई थिंक द कैरेक्टर्स वर representatives of the different things I wanted to write about. अब जैसे there is one character who belongs to a religious minority in the book, so she was in a way the flag bearer of the stories that I could tell only through her, एक specific segment की। उसके अलावा there is a person, we are talking about Beena जी, बिल्कुल। उसके अलावा there is a person who is from a feudal family of Sindh, उसके थ्रू जो एक जनरेशनल ट्रॉमा की जो चीज़ थी ही वाज, तो बेसिकली जो आइडियाज़ थे आई यूज्ड आइडियाज़, और उन आइडियाज़ का जो मुझे लगा कि दीज वुड बी गुड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दोज आइडियाज़, तो कैरेक्टर्स शेप इस तरह से हुए। देन वी हैव अ पर्सन आरिज हु इज़ फ्रॉम द न्यू लाहौर, जो एक एलीट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आई वांटेड टू पुट दैट एलिमेंट एज वेल, स्पेसिफिक जो आपका क्लासिज्म पे, बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ कमेंट इन द बुक, उसके लिए आई गॉट दैट रिप्रेजेंटेशन। और फिर वी हैव अ कैरेक्टर महर हु इज़ फ्रॉम ओल्ड लाहौर एंड शी इज़ समहाउ द रिमाइंडर ऑफ द पास्ट स्टोरी। सो दीज वर द आइडियाज दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड द क्लासिज्म एंड द जोग्राफी फॉर शो एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। आप रिलीजियस पे वो नहीं रहती हैं, जैसे आपने किताब पढ़ी है तो माइनॉरिटी का एक पूरा वो बन जाता है। सो दिस इज़ हाउ द आइडिया ऑफ द कैरेक्टर स्टार्टेड। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, when I had started writing it, जब मैं शुरू कर चुका था इसके बारे में लिखना, there was a time when I wasn't the one who was steering का जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया, I wasn't steering the characters anymore. जब मैंने किताब लिखनी शुरू की थी तो Ariz was supposed to be my favorite character. मुझे वो सबसे I like the idea of that character. किताब ख़त्म करने तक I was fed up of him. मतलब as the writer I was fed up of him कि क्या बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। But then by that time I think I did not have the control anymore. Characters की अपनी कहानियाँ, और I think after a while they were the ones telling me how to tell their stories in the most honest way I could. तो मैं जब चाह भी रहा था कि इसको मैं मैन्यूवर इस तरह से कर लूँ या अब ये होना चाहिए, the characters themselves were the driving force and telling me what can be done and what will we do and what will we think and what will we say. और फिरोज़ का character, it was in the beginning supposed to be a filler. बीना वॉज द मेन कैरेक्टर सिंध वाली कहानी में। जस्ट जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, 4 कैरेक्टर्स हैं, 2 लाहौर के हैं और 2 सखर के हैं, तो पंजाब और सिंध 2 प्रोविंसेस का इसमें जिक्र है।
जो फिरोज था वो बीना की कहानी में, बीना वाज द सेंट्रल कैरेक्टर सिंध वाले पोर्शन में, फिरोज वाज सपोज टू बी जस्ट अ फिलर कि वो बीना की कहानी को प्रोपेल करेगा बिकॉज ऑफ क्लियरली व्हाट हैपेंस टू हर. By the end, Feroz just became my favorite character, and for me, he somehow became the protagonist. Although all four of them are, but he became the character that I felt the strongest for. और वो जो character है, उसकी जो characterization, उसकी पूरी arc, that is something when I read my book and I'm like, this is a pretty strong character. Okay, talking about the characters, अगर उनकी हम एक, just to be the devil's advocate here, जी. दो characters die by the end of the book, and they both are males, you know. So क्या एक ऐसा काउंटर इंट्यूटिव किस्म का आर्गुमेंट बनता है आपकी किताब के बारे में? आई थिंक बनता है कि आपने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करके मर्दों को मार दिया है और औरतें जी रही हैं. Yes, of course. Or maybe only in books. I don't know, maybe only in books. And in fiction as well. So, but you know, people end up today's, जब आपका fiction और non fiction की बात होती है, तो there is a very thin line कि एक fact है, एक fiction है. तो मुश्ताक अहमद यूसुफी used to say कि now there is a very thin line between fact and fiction. So he came up with a new genre of writing that was called faction. So tell us about this कि क्या ये आपका एक फेमिनिस्ट किस्म का व्यू है कि आपने मर्दों को दिखाया कि ये जो कि सारे मर्द बुरे होते हैं, इन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो इनको मार देना चाहिए, और औरतें जो हैं उनके साथ हमेशा जुल्म होता है तो आपने उनको जीने, जस्ट आई एम बीइंग, यू नो, very interesting question, please treat it this way. very interesting question. अच्छा सर, टू स्टार्ट विद इट, आई थिंक कि जो आपने कहा कि दोनों मर जाते हैं, आई थिंक रिगार्डिंग द सेकंड कैरेक्टर, आई हैव नेवर said in so many words that it is he who died. Okay. One thing. So there is a perspective of Feroz, you mean you're talking about Feroz? Okay. हम क्योंकि अब एंड की तरफ this is मेरे ख्याल में मैडम ने भी नहीं पढ़ी, मैं पढ़ी है, तो I don't want to ruin it, लेकिन I just want to make it clear कि एक कैरेक्टर के बारे में the death is very evident, दूसरे के बारे में और कुछ और लोगों ने जो किताब पढ़ी है, they've come up with such interesting conspiracy theories कि वो पढ़ के मैं सोचता हूँ कि ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन this could be a very nice interpretation of what happened. तो एक ये बात कि maybe one of them doesn't die, maybe. दूसरी सर उसमें to answer the very interesting question again. No, please don't say that we have discussed already. So I'm going to throw some questions at you which are very challenging These for are you. very challenging. So that you know this should not look like that we have choreographed this नहीं, it's very session before. अच्छा, बहुत मजे की बात इसमें ये है कि this is something which I thought कि ये वाली जो चीज़ है, my male characters are by the end of the book in a way irrelevant, मर गए तो relevant होंगे शायद. But the female characters are not, or I have not been asked this before. जितने भी पहले book talks होंगे वो, so I was like कि चलो मैं बच गया. ये मैंने किताब पढ़ी है, इसका सबूत है. अच्छा, मैं इसका I will reply it this way कि I think, और वो जो आपने बात की कि औरतें मजलूम और ये सब कुछ, I think इस किताब में जो मर्द हजरात हैं वो in a way ज़्यादा मजलूम है औरतों से. Even if there's one woman who has been through a lot in the book, उसमें जो एक स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ है, somehow that does not translate to my male characters. So one way of answering that would be, I feel very strongly, though we only have I think 2 women and 3 women in this hall, I feel very strongly that women have a way of making everything about themselves, and it is not in a bad way. I think the strength women have, the type of stability that women bring into our lives, I think there's something that women by the end of the day they pervade, and maybe we don't in a lot of cases. This is one, like I know this is a very whitewashing statement, but I think it is despite not getting the better chunk of the deal in most cases, women still have a way of being fighters all the time. So my characters here again, the men in the book are way more endowed in every possible way than the women. Yes. They are rich, they belong to good families, they have everything working for them. The women on the other hand are not that lucky in the book. But they have that fighting spirit that somehow leads them through everything, and the men somehow succumb to it. So one way of answering that would be that yes, it is an ode to the power women intricately have. The second way of answering is that it's just a story. Okay. This is what happened. Okay, so yeah, now we talked about the
larger setting of the novel, writing, of course, the big picture as well, and characters. So let's talk about the symbolism that you bring in. जो किताब शुरू से आखिर तक पढ़ के ये एहसास होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट नॉस्टैल्जिया, हिस्ट्री, mythology, Sufism. I mean, your book starts with Shahbaz Qalandar's quote and it ends in my favorite Rumi's translation of a ghazal. So, how difficult was it to gel these all topics together? There is a political thing, you refer to the Babri Masjid, then this problem with the minorities in Pakistan, and you set it against a political thing. Of course, this is what the multifaceted reality that is that we live our lives through. I mean, we don't live in one dimension, or we don't experience one dimension of reality. We all have multiple identities. When we all, meander through that complex, if you like, landscape. So, आप इसके बारे में हमें बताएं कि जो सिंबलिज्म आपने चूज़ की कैरेक्टर्स को उस ट्रॉमा में से या उस डेली रिगरस रूटीन में से गुजारा, तो how difficult was it to gel it all? Is it difficult? I think regarding the research part, उस पे बहुत मेहनत लगी क्योंकि when you are talking about so many ideas, it needs to work. अगर वो काम नहीं करेगा तो आप जैसा कोई भी रीडर उठाएगा और बोलेगा कि क्या बेतुकी बातें हो रही हैं, मतलब बहुत सारी बातों को छेड़ने की कोशिश की बट इट्स नॉट मेकिंग सेंस. लेकिन सर इस कहानी में आई थिंक जो एक थीम थी वो आई ऑलवेज से कि इसमें इन कैरेक्टर्स के अलावा एवरीथिंग इज़ अ कैरेक्टर, हिस्ट्री इटसेल्फ इज़ अ कैरेक्टर, ज्योग्राफी इज़ अ कैरेक्टर, व्हिच इज़ जो थीम भी है. आई थिंक आई हैव रिटन अ पैसेज लाइक दिस इन द बुक एज वेल कि बहुत कुछ तो आपके कंट्रोल में है नहीं, बहुत कुछ तो डिक्टेट किया जा रहा है कल्चर की तरफ से, हिस्ट्री की तरफ से, जो आप बैगेज कैरी कर रहे हैं बहुत सारी और चीज़ों का, वेदर इट्स योर पर्सनल जनरेशनल ट्रामा, वेदर इट्स द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन. अब उसको लेके आई थिंक वन वे ऑफ आंसरिंग दैट अगेन वुड बी कि मेरा ख्याल है हम सबकी ज़िंदगियाँ इवन इफ़ वी डोंट ऑब्जर्व दैम दैट वे ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि हम इतने मसरूफ़ होते हैं बाकी अपने सारे कामों में, वी डोंट गिव ड्यू क्रेडिट टू इट कि हम बहुत सारे जो काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दैट बैगेज, बिकॉज ऑफ ऑल दैट बैगेज एग्जैक्टली. अब इसमें माई मदर बिलोंग्स टू लाहौर, तो वो कुछ चीज़ें तो मैं बचपन से अब सुनता आ रहा हूँ. अब ऐसी बात है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कई दफ़ा व्हेन यू आर लिविंग थ्रू इट, वही जैसे मैंने बात की, यू डोंट ऑब्जर्व इट डेलिबरेटली, लेकिन ये वो चीज़ें हैं इन द बैक ऑफ योर माइंड, दे आर पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस. मेरी अम्मा हमेशा बताती हैं कि मेरी जो नानी थी वो वेरी रैंडमली डूइंग अ वेरी रैंडम वर्क इन द हाउस, वो बुल्ले शाह की कोई कोट जो है मतलब रैंडमली कर देंगे, अपने बच्चों को कोई डांट भी पिलानी है तो कोई इस तरह की बात कर देंगी, प्रॉबेबली नॉट इवन नोइंग दैट इज बाय बुल्ले शाह. शायद उनको उसकी वक़्त का, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस का शायद पता भी नहीं होगा. अब गिलगित बल्तिस्तान में अगेन, क्योंकि मेरी अगली किताब गिलगित बल्तिस्तान पे है जो मैं लिख चुका हूँ, बाद में अनाउंस करना था लेकिन अब उसमें जो है, अब यहाँ पे गिलगित में आके आई ऑब्जर्व्ड सो मच कि यहाँ पे ड्रैगन्स की बात भी होती है. हुंजा में अपनी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो लेडी फिंगर पीक पे आज तक एक शहज़ादी भी इंतज़ार कर रही है एक किंग का. उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ पे जो या चोलो और वो सारे बहुत सारे लोग खुद कहानियाँ सुनाएंगे कि मेरे दादा ने देखा है और मना करते थे कि मगरिब के बाद बच्चों ने नहीं जाना, ये सारी बातें. अब देखें ये वाली जो बातें हैं, वी माइट नॉट गेट डाउन टू डिसाइफरिंग इट, कि इसका मतलब क्या है, ये सच है कि नहीं है, ये वो शायद हम लोग अगर बहुत इसको इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश करें हम शायद कर भी ना सके, बट दिस इज हाउ वी फंक्शन. हम सारे फंक्शन इस तरह से कर रहे होते हैं. पॉलिटिक्स का हम सबके ऊपर जाहिर है अमल दखल है. आपने डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिया, अगर मैं ले लूँ तो टूरिज्म का. अब टूरिज्म में आपको पता है बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान के जो मसले चल गए, हमारे परमिट सारे कैंसिल हो गए एक्सपेडिशन वाले. सो आई थिंक ये पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, हिस्टोरिकली हम सारे उस चीज़ से इन्फॉर्म्ड हैं. हम सबको घरों में जो हम बात करते हैं और इसमें बहुत सारे पैराबल्स और जो फेबल्स हैं, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी फंक्शन. वी आर अ सोसाइटी विच इज़ वेरी हैविली फेड ऑन माइथोलॉजी, ऑन फोकलोर, ऑन दीज थिंग्स, इवन वी डोंट एडमिट इट. हम शायद इसको जब इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे हम बहुत क्लियरली बात करेंगे, नहीं लॉजिकली ऐसा नहीं है, नहीं क्योंकि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो उस बिलीफ सिस्टम के साथ ये चीज़ कोलैबोरेट नहीं करती. बट वी ऑल ऑफ देम व्हेन वी फंक्शन, हम बहुत सारा सुपरस्टिशियसली भी काम कर रहे होते हैं. तो आई थिंक दिस गुड. अभी मुझे वैसे ऑफ द कफ ये ख्याल आया कि जो आपके जो सिंध वाले कैरेक्टर हैं, दे बिलोंग टू अ माइनॉरिटी, हिंदूज, दे आर बोथ हिंदूज. एक तो है बीना, दूसरा अभिमन्यु है. मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई
सिंध से, आई डोंट नो वेदर योर रीडर्स फ्रॉम सिंध हैव कमेंटेड ऑन दिस और नॉट, अगर कोई सिंध में रहा हुआ है कोई, यू आर लुकिंग एट समवन, एनीवन फ्रॉम सिंध? मां के सिंधी अच्छे थी तो मैं साथ काम कर चुके हैं तो इसलिए हम स्माइल अच्छा पास ओके, कर रहे हैं। आपने आदिल की तरफ देखा, आई थॉट कि इज फ्रॉम, हम उधर करीब काम अच्छा ओके। मेरा जो क्वेश्चन आसिफ आपसे था, आपने जैसे कहा कि हिस्ट्री भी एक कैरेक्टर है, सिटी भी एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर इटसेल्फ इज ए कैरेक्टर। जो सिंध वाले कैरेक्टर हैं, जाहिर है एक की फैमिली हिंदू है, उससे वो माइग्रेट करके वहाँ आई है, उसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, फोर्स कन्वर्जन, उनकी एक सिस्टर की फोर्स कन्वर्जन हुई है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, उनकी ज़मीन खुद वो ज़ाहिर मुसलमान उनसे ले गए। मतलब जस्ट टू बी द डेविल्स एडवोकेट अगेन, आपने ये एस्पेक्ट तो हमें दिखा दिया है कि सिंध में जो हम अक्सर देखते रहते हैं, यहाँ अखबारों में करंट अफेयर्स में आता रहता है कि जी सिंध में एक और फोर्स कन्वर्जन हो गई, उसकी शादी हो गई, फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया एंड सो ऑन। बट क्या ऐसा मुझे लगता है कि आपने डिफरेंट दूसरा एस्पेक्ट नहीं दिखाया कि सिंध में सिंधी इटसेल्फ, अगर मैं सिंधी हूँ, अगर मैं सिंध से हूँ तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, दूसरा एस्पेक्ट भी है कि यहाँ हमारे पास एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है, यहाँ हमने मतलब पॉपुलेशन अच्छी खासी वहाँ है, या मोर इम्पोर्टेंटली वो कहते हैं देखिए हमारे पास तो सूफ़ी कल्चर है, और सूफ़ी कल्चर तो फिर कास्ट, एथनिसिटी, मजहब पे तो वो नहीं करता। तो डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट ज़्यादा हो गया है, ज़्यादती वाला, और दूसरा एस्पेक्ट कम दिखा है इन कैरेक्टर्स की सूरत में? अच्छा, टू स्टार्ट विद, इन माय डिफेंस, मैंने मेरा ख्याल है जो सिंध का दूसरा हिस्सा है उसको बाकियों के डायलॉग्स में काफ़ी कवर किया है। ओके, देयर इज़ अ डायलॉग बाय बीना हरसेल्फ, जो कैरेक्टर है, जो एक आई थिंक शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड आरिज, और तब ये बात करती है कि आई डोंट वांट टू बी पोर्ट्रेड एज दिस पोस्टर गर्ल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है बाकी पाकिस्तानियों की तरह। फिरोज़ का फादर हु समहाउ इज़ अ विलन इन द बुक में भी, वो जो सिंध की जिस 7 क्वींस ऑफ सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शायरी में जो आती हैं, उनके बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत डिटेल में वो बात करता है। क्या वो ट्रांसलेट करता है प्रैक्टिस में? नहीं, उसकी हिपोक्रेसी की बेस भी वही चीज़ बनती है, लेकिन दे टॉक अबाउट दैट। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। दूसरा ये है, व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टोरी, बिकॉज इट इज़ फिक्शन, it is not non-fiction, that it was not a commentary on the status of Hindus in the province of Sindh in Pakistan. Okay. It was a story, and the thing with stories is that even it's one person's story, it's just as worthy to be told. इसमें जो कहानी है वो उन characters की कहानी है. Okay. This story was supposed to be true to only my characters. That was my primary job as the writer, not to have a commentary on everything that goes around. Okay. Secondly, I think एक किताब का, अगेन पीपल रीड फॉर डिफरेंट रीजंस, सो इफ समवन रीड्स द बुक एंड दे आर लाइक कि नहीं, सिंध के जो हिंदू हैं उनसे खुश कोई दुनिया में बंदा नहीं है, डू राइट अ बुक ऑन दैट एस्पेक्ट, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय इट, आई विल एंजॉय इट. So I think this is my perspective, these are the stories of my characters, and my primary responsibility was to be true only to my characters. Okay. So आसिफ, अगर इस आपकी किताब को कोई शख्स पाकिस्तानी सेटिंग में तो वो समझ सकता है. आई लिविंग इन गिलगित कैन रिलेट टू द कैरेक्टर्स. टू बी ऑनेस्ट, माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ महर. The way she fights through, the way she faces all those challenges, difficulties, and breaks out of all those 13 And because gates. she plays Khoya Khoya Chan. Oh, That's maybe. Yeah. Okay, maybe. And there is a mention of the radio as well. So while you are talking about Old Lahore, and the gates symbolize the restrictions that the women have, the glass ceiling that they have to break out each time they have to move ahead. So they have to break something to get ahead. In terms of someone who is reading your book from outside Pakistan, so how would you characterize your book for him? I mean, for someone who doesn't know the setting, the symbolism, the everyday reality that we talked about, someone unknown, what kind of a message you want to convey? So I think this is the reason why I did not go for international publisher for this book. Okay. I think it's very high on Pakistani sensibilities, या हम South Asian sensibilities की अगर बात कर लें. अब इसमें I do feel that what these characters are and what they are going through, it's pretty universal. उनके सारी struggles real हैं हर बंदे के. I think there's specific passage जो exactly यही बात भी करता है इस किताब में
कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उन सबके खदशात, उन सबकी उम्मीदें, उन सबके एम्स, उन सबके गोल्स, पैसे कमाना, कुछ कर लेना, फैमिली, ऑलमोस्ट द सेम, कोई इतना फ़र्क लगता नहीं है आपको. तो आई थिंक द अपील ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ यूनिवर्सल, लेकिन एज यू सेड इट्स अ वेरी द सेंसिबिलिटी इज़ ऑल पाकिस्तानी और साउथ एशियन. Okay. अब उसमें यह है कि अनलेस देयर इज़ अ कल्चरल रिसर्चर हु रियली वांट्स टू, क्योंकि अगर आपको बातें नहीं पता, जैसे आपने कहा आप रिलेट कर सके क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सिर्फ इस वजह से पता है क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, या प्रॉबेबली लार्जर सेंस में साउथ एशिया से होंगे तो समझ जाएंगे. अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें जो इसमें कोट की गई हैं, जिनका जिक्र किया गया है, इफ़ यू आर अ पर्सन in the West, or if you are anywhere not out of South Asia and don't belong from the place, I think it will be very difficult for you to enjoy the book. Not that you might not be able to understand or relate to it, but maybe आपके लिए enjoy करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मेरे लिए, अब अगेन मैं गिलगित बल्तिस्तान का यहाँ पे प्लग करूँगा, मेरे लिए गिलगित बल्तिस्तान की स्टोरीज बिल्कुल नहीं थी जब मैंने पढ़ना शुरू किया इधर के बारे में और ये सब कुछ. In the beginning, I did not enjoy them. क्योंकि you do not, जब आप एक किताब उठाते हैं, you do not want to read a Wikipedia page, or you do not want to read an encyclopedia. First and foremost, मेरा ख्याल है, a book should give you pleasure. जो मेरा मकसद है किताब भी लिखने का. Although I do feel कि I wanted to educate as much as entertain, लेकिन अगर आप entertain नहीं कर रहे किताब लिखने से, then you are actually just not doing justice to your readers. तो इसमें मेरा ये है कि that is the reason I did not go for international publishers, because I was clear there was one offer that was कि हम किताब को वहाँ पे पब्लिश अगर वो करेंगे, अगर तब पब्लिश करके वो किताब को पाकिस्तान में लाते तो the price of this would have gone to 5 or 6K. Okay. And we know people don't spend that much amount on books. So my primary goal was कि एक शदीद किस्म की पाकिस्तानी किताब है और ये पाकिस्तानी बुक स्टोर्स में पाकिस्तानी एक्सेस में होनी चाहिए. So I think I do agree with that. It's not a very universal book in that way. Okay, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने रिसेंटली एक बुक यहाँ पब्लिश की, which you reviewed very kindly. We ran out of the copies. Even in Said Book Bank, you can't find that book. By the way, the book's name is Beyond the Mountains. Beyond the Mountains. It's edited by Dr. Noshin and Aziz Alidat. थोड़ी सी हम अपनी बुक की भी इस दौरान थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक टाइप का. अब मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा. जगह जगह आपने पोइट्री लिखी है, थोड़ी तो आपने पोइट्री मतलब उस ज़बान में ही लिखी है जिस ज़बान में मसलन खोया खोया चांद, खुला आसमां, कुछ आपने आगे थोड़ी सी शायरी लिखी है. बट आई वॉन्ट टू रीड सम पैसेजेस and I want you to translate them in the original. Okay. Now I'm going to read the translation. Let's see. Let's see. मैं फ़ोन गूगल करूँगा. नहीं, phones are not allowed. तो वैसे मैं कहने वाला था कि प्लीज़ पुट असाइड द फोन्स, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बुक की पब्लिसिटी, तस्वीरें भी चाहिए, तो देन आई कंट्रोल. जैसे ऑन द एक्नॉलेजमेंट्स यू हैव रिटन, ओ ग्रीफ नाउ टेल मी फॉर दिस पजल रिमेन्स अनसॉल्व्ड, whether a restless heart is concealed within me or am I a restless heart. So some Shad Azim Abadi has written it. Do you remember the original? I do. मुझे आप पढ़ाएंगे तो मैं जी पढ़ें, आप खुद पढ़ लें, पहले खुद पढ़ लें. Oh grief, now you tell me, for this puzzle remains unsolved. ऐ दर्द बता, कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ. Whether a restless heart is concealed within me or am I a restless heart. हम ये है दिले बेताब के खुद दिले बेताब, समथिंग लाइक ये मेरा ख्याल है सबने सुना हुआ है, याद किसी को नहीं आए. अच्छा, इसी तरह से आई एम गोइंग टू डू अनदर ट्रिक ऑन यू. ये चैलेंज होगा, ये नहीं पूछा होगा आपसे किसी ने इस तरह से. आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस. देखिए, किताब पढ़ने का फायदा ये है, आप ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने दूसरों ने आपकी बुक रिव्यू की शायद इस तरह से नहीं. अब ये आप पढ़ें. ये आपने एक और Can it is in original Punjabi, so please read this. एक दिल ते लक समझावन वाले, कुछ समझ न आवे ते की करिए. One heart and so many to make it understand. What do I do if I can understand that? So this attracted me a lot because कहीं आपने original quotes किए हैं. I know if it is not allowed, that I am asking. This was my favorite part. Please read the original English, translated English, and try to come up with the original verses if you remember. I know it's kind of a challenge. Because it's Punjabi, so I don't remember the exact Punjabi. और यहाँ पे people are sitting, वो offend हो जाएंगे अगर मैंने टूटी फूटी पंजाबी बोली तो. अच्छा, ठीक है, okay.
अच्छा जहाँ पे ज़्यादा ठेठ पंजाबी में थे, हाँ। आई थॉट कि ट्रांसलेशन वुड वर्क बेटर. जहाँ पे आम सी पंजाबी थी वो आई यूज द पंजाबी वर्जन. अच्छा ये वाला पार्ट बिकॉज ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि ये रूमी का है और ओरिजिनली ये जो और है. एंड यू रीड दिस एंड देन आई ट्रांसलेट इनटू द ओरिजिनल. यू रीड दिस पार्ट. मैं इसका एक एक करके पढ़ूँ किसको? बस थोड़ा सा पढ़ लें. 2 or 3 verses would be enough. When I die, when my coffin is being taken out, you must never think I'm missing this world. Okay. Don't shed any tears, don't lament or feel sorry. I'm not falling into a monster's abyss. Okay. When you see my corpse is being carried, Okay. don't cry for my leaving. I think I'm not leaving. I'm arriving at eternal love. that's enough. So it goes like this. बरूज़ मर्ग चुन ताबूत मन रवान बाशत गुमा मवर की मरा दर्द इन जहान बाशत बराए मन मगरी ओ मगू दरीक दरीक बेदूग दीव दराफ्ती दरीक आन बाशत जनाजाम चुबिबीनी मगू फराक फराक मरा वसाल मुलाकात आन जमान बाशत. So it was kind of a little poetry sort of a book. So you can see कि आपने पोइट्री मैथोलॉजी बहुत सारी इंटरस्पर्स करके ये बुक लिखी है. एक वो आज सवाल आपसे ये होगा कि ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द फर्स्ट बुक रिव्यू सेशन दैट यू आर डूइंग. तो कोई रीडर्स की तरफ से ऐसा कमेंट आपको या कमेंट्स आए कि विच रियली मूव्ड यू? मूव से पहले जो कमेंट बारहा आया और विच unsettled me more than move, वो ये था कि a lot of readers said that this book gave them trauma. Okay. This was a persistent comment कि trauma, और I don't feel as a person जो कि इतना traumatic है या औरों को trauma देने पे पाबंद है. So a lot of people said that because maybe I think move को ही उसमें हम ले जाते हैं. जी. Everyone found something that they could relate with in the book. Okay. So I had a lot of people telling me कि उसकी जो story है वो हमें लगा कि हमारी story है, या उसकी जो कहानी थी वो हमें लगा कि हमारी कहानी है. So I think that was overall very moving when people read a book and they think it's not a wastage of money or time. उनको कुछ उससे मिलता है. दूसरा I think it wasn't a reader's comment, लेकिन डॉन ने जो रिव्यू किया था, जैसे मैंने अभी बात की, डॉन का रिव्यू was very positive और डॉन ने एक जुमला लिखा था कि आसिफ in this book entertains as much as he educates. Okay. So I think this describes the book really well, and that was my writing strategy in a way also. I want to entertain first and foremost, क्योंकि आप किताब नहीं पढ़ेंगे और मैं आपको स्ट्रबल में नहीं डालना चाहता अगर किताब इट्स नॉट रीडेबल, अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं है. लेकिन आई थिंक किताब लिखते हुए देयर इज दैट हंच ऑफ पुटिंग नॉलेज आउट देयर एज वेल, और वो बातें जो शायद लोगों को ना पता हों, और इसमें देयर इज नॉलेज विच इज़ फैमिलियल ट्रांसफर्ड नॉलेज. बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको शायद लाहौर की किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरी वालदा लाहौर की हैं, सो दिस इज़ द हिस्ट्री दैट दे कैरी देमसेल्व्स एंड आई ट्राई टू पुट इट इन द बुक. अच्छा, जस्ट अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड देन वी ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस. अच्छा, जो नॉवल का आइडिया है पाकिस्तान में, या जो पाकिस्तान से बाहर क्लासिक नॉवेल्स लिखे हैं, या अभी जो नॉवल लिखे जा रहे हैं 2025 में, ऑफ कोर्स बहुत कुछ लिखा जा रहा है नॉवल की सूरत में. जो उस नॉवल की बुनत कहें या उसका लिखने का प्रोसेस कहें, तो दे राइट मोर देन अ पाकिस्तानी माइंड कैन थिंक ऑफ. दे आर वेरी फ्रैंक, they are, you can say, how to put it mildly, कि बहुत कुछ आपको ओपन लिखा हुआ मिलता है. मुझे समटाइम्स ये लगा पढ़ते हुए बुक कि अगेन बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर ए पाकिस्तानी रीडर, सो you had to control, you felt like saying more but then you control. and कहीं लगा कि अगर ये नॉवल कोई और लिखता, मसलन कोई अमेरिकन या ब्रिटिश या कोई और ऑथर लिखता, तो शायद और कुछ ऐसे उसके अंदर स्टोरी लाइन होती या कोई ऐसे अल्फाज होते. तो डिड यू कंट्रोल? आई डिड, डेफिनेटली आई डिड कंट्रोल, लेकिन इसके दो रीजंस होंगे कंट्रोल करने के. एक तो क्लियरली व्हेन यू आर राइटिंग अ नॉवल फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस इन माइंड, you need to have certain limitations regarding. But मेरा इस पे point of view ये है कि it's not exclusively for Pakistani audience that you should have those barriers. I think sometimes the lesser said things are the better said things, maybe, and the less you say, the more it is basically in connotation. So
जब हम इंग्लिश क्लासिकल नॉवेल्स पढ़ते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा आजकल रिवाइवल और जिक्र कर रहे हैं, चार्ल्स डिकन्स, एमिली ब्रॉन्टे, जेन ऑस्टन, they don't write things as explicitly as we are used to writing now. So maybe you don't need to be explicit regarding everything. वो एक चीज़ cultural sensibility उसमें पाकिस्तान की ज़ाहिर आ जाती है, but then again I think there's a certain flavor of I would call it decency maybe that I wanted to subscribe to. I'm not saying that those who don't do this are indecent, but maybe that was one idea that I wanted to subscribe to. ये एक बात दूसरी बात ज़ाहिर है वी कैन नॉट टॉक अबाउट सर्टन थिंग जिनके बारे में बात करनी भी चाहिए, सो आई एग्री विद दैट एक्सटेंट, जिनके बारे में बात होनी चाहिए. सो आई थिंक इवन विद दिस बुक, बिकॉज स्पॉइलर अलर्ट, इट टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, इट टॉक्स अबाउट forced conversion of minorities, it talks about generational trauma, it has a very troubled father and son relationship in the book. So I think even those things, somehow I think I was maybe in a very little way pushing the envelope. Maybe that, क्योंकि पाकिस्तानी setting में for characters who are so real to you, and maybe when we read the book, जैसे आपने comment की बात की, we know these characters. आपने भी जब ये पढ़ी होगी शायद आपने फील किया कि इस तरह का कोई ना कोई कैरेक्टर आप जानते हैं, इस तरह की कोई ना कोई कहानी आपने सुनी हुई है. सो व्हेन यू आर पुटिंग so much of reality in the book, I think it's your responsibility then to try to push the envelope, but maybe not too much, maybe not to offend people, or maybe not too much in your face आपका वो ना हो. So that is my point of view on it. Since you use a lot of fantasy in the book, तो मैं अगर फैंटेसी के तौर पे आपके किरदारों के जगह बदल दूँ जी और उनको मैं गिलगित ले आऊँ, जी एक को मैं हुंजा में रखूँ, स्कर्दू में रखूँ, गिलगित में रखूँ, जी, तो हाउ विल योर कैरेक्टर्स प्ले आउट I think ऑन अ वेरी लाइटर नोट? जी नाउ दैट यू नो बेट ऑफ गिलगित, आप जानते हैं कि यहाँ लोग कैसे नैरेटिव बिल्ड होता है, या डेली रूटीन में जैसे मिथोलॉजी का जिक्र होता है, जैसे परियों की कहानियाँ हैं. तो अरीज, लेट्स से टॉक अबाउट अरीज. हाउ विल अरीज कोप विद लाइफ इन गिलगित if he chooses to live in Gilgit? He will live in Jutial, and maybe he's making his condo or something with a swimming pool in it. Maybe he'll be doing that. Like Gilgit mein it can be fit very well. Okay. Gilgit Baltistan mein, not Gilgit city itself. Gilgit Baltistan mein we have tribal societies as well. We have very historical places. जो feudal legacy यहाँ पे चल रही है वो हम ये राजा महाराजों की कहानी जो चलती है Firoz will be living in. Firoz will belong to the, I think he will belong to the royal family of Khaplu maybe. Okay, and Bina? Bina would be Hunza definitely. Bina Hunza में. Okay. Bina Hunza में होगी. Meher would be, मेहर को हम दारेल में भी डाल सकते हैं, उसके साथ हम मेहर को maybe शायद for her benefit maybe हम शायद गिजर में डाल दें तो बेहतर होगा. And the last character, Abhimanyu. Of course he will be in Khaplu somewhere. Yeah, he will. Okay. So one last question. Again, it might sound a bit challenging to the four main characters. What if you have to write their Insta bios in one line? Oh. Ariz, what will you write for him? One liner. There's nothing to say. There is nothing to say. Meher, broken, not defeated. Okay, nice. Bina, bring it on. Okay. Firoz, a work in progress. Okay. And Abhimanyu, clueless. Okay, so that's the end of the session. Thank you for coming. Thank you everyone for coming.